हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है, जिसमें हम लोग कार्नेलिया के गीत को समझ रहे थे, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 पद्यांश समझा चुकी। आज इस वीडियो में हमारे सभी पद्यांश फिनिश हो जाएंगे, यानी लास्ट वाला हम समझेंगे, थर्ड वाला। और इसको देखने के बाद और सुनने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाएँ, चाहे वो आपके स्कूल टीचर के द्वारा पूछा गया हो या कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी। तो हमेशा की तरह सबसे पहले शब्दार्थ को समझेंगे, उसके बाद भाव सौंदर्य को समझेंगे, देन लास्ट में शिल्प सौंदर्य को समझेंगे, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पद्यांश गिवन होगा, तो आपसे वो या तो शिल्प सौंदर्य पूछेगा या भाव सौंदर्य, या दोनों में से एक पूछ सकता है, या वो आपसे दोनों भी पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे। तो पहले हेम का मतलब जानते हैं। हेम मीन्स क्या होता है? सोन, या जिसे हम सोना कहते हैं, या जिसे हम पाला, या जिसे हम ओस कहते हैं। आपको मतलब पता होना चाहिए। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा होता है। भरते ढुलकते सुख मेरे। उषा मतलब क्या होता है? प्रातः काल यानी सुबह। मंदिर उगते रहते जब। मंदिर का मतलब क्या होता है? मदमस्त या नशे में चूर। जागकर रजनी भर तारा। रजनी का मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। आई होप ये आप लोगों को शब्दार्थ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। पद्यांश थर्ड के आप इसे अपने बुक में से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, भावार्थ को समझते हैं अब इसके, जिसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो पर पद्यांश दे रखा था। तो बोला गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कार्नेलिया कहती हैं कि सुबह का वातावरण कैसा होता है? बड़ा मनमोहक होता है। आप इसे याद रखेंगे। चारों ओर क्या होता है? सूर्य की सुनहरी किरणें चारों तरफ फैली हुई होती हैं, और ऐसा लगता है जो उषा रूपी सुंदरी हेमकुंभ, यानी क्या है? सोने का घड़ा सूर्य लेकर निकली। ऐसा लगता है जो सूर्य है वो सोने का घड़ा लेकर के निकला हो, और उसने उस घड़े को चारों तरफ फैला दिया हो, जिसमें से वे सभी पर सुखों की वर्षा कर रही है। तो ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो सोने का घड़ा लेकर निकला है, और वो सभी पर सुखों का वर्षा कर रही है। प्रातःकाल सुबह का ये वातावरण कार्नेलिया के आनंद को बढ़ा रहा है। तो आपको याद रखना है, ये कार्नेलिया के आनंद में वृद्धि करता है। सुबह होते ही चारों तरफ क्या होता है? सूर्य की किरणें फैलने लगती हैं। रात भर जो टिमटिमाने के बाद तारे सूर्य के इस बढ़ते प्रकाश में धुंधले पड़ने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो रात भर तारे हैं जो जो टिमटिमाते हैं, तो वो सूर्य का प्रकाश इतना तेज़ होता है कि वो धुंधले पड़ने लगते हैं। तो कार्नेलिया इस पर क्या कहती हैं कि जो तारे हैं वो रात भर से जागे हुए हैं, तो इसलिए उन्हें इतनी नींद आ रही है कि वे किसी नशा किए हुए व्यक्ति की तरह ऊँघ रहे हैं। जब वो क्या देखती हैं? आकाश में तारों को धुंधला देखती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। क्या बोला है कार्नेलिया ने? कि किसी व्यक्ति की तरह मानो जैसे ऊँघ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि यहाँ तारों के ऊँघने का आशय क्या है? कि तारों के धुंधला पड़ने से है। यस ऑब्वियसली, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वो धुंधले पड़ रहे हैं। तो कार्नेलिया इस पर जो है कहती हैं कि तारे जो हैं वो नींद में उग रहे हैं, या नशे में वो चूर हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत के प्रातःकालीन सुबह का जो दृश्य होता है वो अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रात भर चमकने वाले जो तारे हैं वो भोर के समय मदमस्त हो उगने लगते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि रात भर जो चमकने वाले, जो टिमटिमाने वाले जो तारे होते हैं वो सुबह के समय कैसे उगने लगते हैं? वो उगने लगते हैं। तब उषा रूपी सुंदर रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डूबा कर लाती है। यानी जो सुबह है और क्या है, जो सूर्य है वो ऐसा लगता है कि जैसे घड़े में वो सोने का घड़ा, या सूर्य को बोला गया है कि जो सूर्य है वो मानो जैसे सोने का घड़ा लेकर के निकला हो, और उसने चारों तरफ फैला दिया हो। आकाश में रूपी कुएं में डूबकर लाती है, और भारतवर्ष पर आनंद और सुख का प्रकाश बिखेर देती है। जो सूर्य है उसको बोला गया है कि वो भारतवर्ष पर आनंद और जो सुख का प्रकाश है वो बिखेर देती है।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसे आप लोग स्टडी करने के बाद पद्यांश थर्ड में से ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से ना हो। अब इसका शिल्प सौंदर्य समझते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले आप इसमें भाषा की लक्षणता लिखते हैं, यानी आप दिए गए भाषा को यहाँ लिखेंगे, उसकी लक्षणता बताएंगे। जैसे दिया गया है हेम, कुंभ, उषा, सवेरे, सुख, मदिर, तारा। और इन सब का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हेम कुंभ में आप लोग बताओगे कि रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में आप बताओगे कि अनुप्रास अलंकार कौन सा है, तो आप लोग लिखोगे जब, जाकर। तो आप याद रखोगे कि जो वर्ड से उनकी शुरुआत सेम शब्द से हो, यानी अब जब में भी जा है और जग कर में भी क्या दे रखा है, जा है, तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार पढ़ते हैं। उषा और तारों का मानवीकरण क्या गया है, क्योंकि तारों को यहाँ पर क्या बताया गया था कि जैसे वो नींद में ऊँघ रही हों, तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, मानवीकरण, जिसमें यानी मानव से कंपेयर किया गया हो। चित्रात्मकता देखते हैं। हें कुमले उषा सवेरे भरती मंदिर उगते रहे जब चक्कर राज रजनी भर तार, यानी जो तारे हैं वो नींद में उग रहे हैं, मानो जो रात को जो टिमटिमाने वाले जो तारे हैं वो रात भर ना सोए हों। तो ऐसे ही जब आप लोग इस पद्यांश को स्टडी करते हैं तो एक इमेजिनेशन आपके माइंड में बन जाती है, तो इसलिए इसे यहाँ पर चित्रात्मकता में आप इसे लिखेंगे। रस आप लोग हमेशा याद रखेंगे, अद्भुत रस रहेगा जो हर पद्यांश में, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या लास्ट वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो हो, सब में अद्भुत रस रहेगा। बिंब कौन सा है, दृश्य बिंब में, कि पद्यांश को पढ़ने के बाद एक इमेजिनेशन माइंड में बन जाती है। अब प्रतीक समझते हैं। घड़ा, उषा और तारा। घड़ा को यानी कुंभ का प्रतीक बताया गया है, उषा को सुबह का प्रतीक, और जो तारे हैं उनको प्रतीक लेकर के पद्यांश को बताया गया है। भाषा आप लोग हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स डालेंगे कि जो भाषा है वो सरल है, सहज है, विषय अनुकूल है, परिष्कृत है और इसमें खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ अन्य विशेषताएं भी सेम रहेगी जो अब तक हम लोग पद्यांश में पढ़ते हुए आए हैं। किस गीत में अंदर भारत की गौरवता के बारे में, इसकी भूगोलिक, इसकी ज्योग्राफी, इसकी प्रकृति, किसकी सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन है, जो सभी कुछ हमने स्टडी किया है अब तक। इसके सूर्य के बारे में, इसके तारों के बारे में या इसके कल्चर के बारे में। तो आप लोग बताओगे कि गीता विद्यमान है, यानी ये ऐसे पद्यांश है जिसे आप गीत की लय में भी, लयात्मकता में भी गा सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट आप याद रखोगे शिल्प सौंदर्य का, इसमें कौन सी शैली दृष्टिगोचर होती है, छायावादी शिल्प शैली। तो आप याद रखेंगे कि इसके अंदर छायावाद शिल्प शैली दृष्टिगोचर होती है, यानी विषय वस्तु के माध्यम से इसके अंदर एक प्रेम भावना उत्पन्न होती है। अब लास्ट पढ़ते हैं। तो काव्यांश, जो सभी पद्यांश थे वो फिनिश हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक रहता है हमारा जिसे पढ़ना में ज़रूरी है, कार्नेलिया के गीत कविता की विशेषता बतानी है। तो इट्स वेरी इजी क्योंकि हम सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें भारत के गौरव गाथा, इसके भूगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो भी हम सब कुछ पढ़ते हुए आए हैं। छायावादी शिल्प शैली दृष्टिगोचर होती है, विषय वस्तु को पढ़ने के बाद जो एक प्रेम भाव उत्पन्न होता है। भाषा आप बताएंगे कि तत्मस प्रदान यानी खड़ी बोली है, लक्षणता एवं प्रतीकात्मकता है और चित्रात्मकता या बिंब का प्रयोग है, इमेजिनेशन, ये दृश्य बिंब है। उषा, घड़ा और तारों के माध्यम से प्रतीकों का प्रयोग, यानी संकेत लिए गए हैं उषा, घड़ा को और तारों के माध्यम से। अलंकारों का प्रयोग किया गया है और सर्वनाम आप लोगों को आते ही हैं। इसके साथ सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है, विशेषण शब्दों का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है जो किसी शब्द की विशेषता बताता हो। और संगीतात्मकता और गीता, यानी ऐसे पद्यांश थे कि हम इसे एक लय बना के भी गा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होता है आपका फिनिश। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। कार्नेलिया इस गीत को कब गा रही हैं, प्रातः काल में गा रही हैं, संध्या काल में या रात्रि में। आई नो कि आपको आंसर पता है। इस गीत को जयशंकर प्रसाद को किस कृति से लिया गया है, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से, अजातशत्रु से। तो आपको पता है इसे चंद्रगुप्त से लिया गया है। ले उषा सवेरे
भर्ती में कौन सा अलंकार है, आप अलंकार बताएंगे, उपमा, रूपक या मानविका। अब आगे होमवर्क है आप लोगों को, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन दे रखे हैं कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। इट्स वेरी इजी। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक कि अनजान लोगों को भी भारत अपना सा लगता है, क्योंकि भारत के लोगों के हृदय में क्या है, दयनीयता है। जो दूसरे लोगों पे तरस खाते हैं वे दूसरे लोगों को देखकर उनकी आंखों में से भी आंसू टपकने लगते हैं। स्पष्ट करना है। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। दोनों का आपको मतलब बताना है, उड़ते खग में और बरसाती आंखों में। उड़ते खग यानी वही कि जिस तरह जो एक पक्षी है अपने घोंसले में जाने के लिए उत्साहित रहती है, ठीक उसी तरह जो बाहर के देश विदेशी लोग हैं वो भारत में आने के लिए उत्साहित रहते हैं। बरसाती आंखों में क्या होगा कि भारतीय लोगों की आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं, जिस तरह वर्षा ऋतु में बरसाती बादलों से पानी। जैसा कि मैंने कहा था स्टूडेंट्स, ऐसा कोई सभी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को ना आता हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, ये जो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकती सुख मेरे, मंदिर उगते रहे जब जाकर रजनी भरतारा। आप इसमें बताएंगे कि जो सूर्य है उसने अपना प्रकाश चारों तरफ फैला दिया हो, उसने मानो कि वो भारत के लोगों पर आनंद और सुख की वर्षा कर रहा हो। और तारों के बारे में बताया गया है कि ऐसा लगता हो कि जो टिमटिमाते रात भर के तारे हैं वो रात में सोए न हुए हो, और इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे वो नशे में चूर हो या नींद में ऊँघ रही हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कविता में व्यक्त प्राकृतिक चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। जो प्राकृतिक चित्र व्यक्त होता है तो उनको आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ऑलमोस्ट हमने सभी को डिस्कस कर लिया है। इसके तीनों पद्यांश फिनिश हो चुके हैं। दैन उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे के चैप्टर आपके सिलेबस से समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।